दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जनरल साइंस के सीरीज में आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम 50 मोर जो है एमसीक्यूज कवर करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी ह्यूमन डाइट। तो इसमें जो 50 एमसीक्यूज हैं उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, इसी तरह से विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, वाटर और फाइबर, ये जो कुल मिला के इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं और ये साथ हैं। इन सब के ऊपर ये एमसीक्यूज बेस्ड हैं। तो हमेशा की तरह हर एमसीक्यू जो है, जो कि वन वर्ड आंसर होगा, उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि आपको और क्लियरली समझ आ जाए और आपको एक प्रॉपर आइडिया हो और आप इनको दोबारा जो है आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सेशन होगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा हर तरह के मुख्तलिफ किस्म के मल्टीपल चॉइस टेस्ट में। तो इसलिए इसको आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 आर डैश फैटी एसिड्स। तो ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। फैटी एसिड से मुराद कि ये फैट से रिलेटेड हैं, यानी मोस्टली हमें ये आमतौर पे एक खास किस्म के ऑयल से मिल रहे होते हैं। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 आपने देखा भी होगा समटाइम्स के ये ओलिव ऑयल पे लिखा होता है या कुछ स्पेसिफिक ऑयल्स पे। तो ये अनसेचुरेटेड जो है वो फैट है। अनसेचुरेटेड से मुराद ये होता है कि वो हमारे बॉडी में जो है वो यानी फैट जब हम उसको खा लेते हैं या ले लेते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होती। नंबर 2, although butter is a fatty acid but it is saturated। हालांकि जो यानी मक्खन है वो भी एक फैटी एसिड ही है या एक फैट है, जिसको हम आम अल्फाज में जो चर्बी कहते हैं। तो ये बहरहाल अनसेचुरेटेड फैट है क्योंकि जो है ये सेचुरेटेड फैट है क्योंकि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो पिघल जाता है। ओलिव ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल आर एग्जांपल्स ऑफ, तो ये भी यानी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। तो ये भी यानी जब आप इनको एक खास लेवल से ज़्यादा ले रहे होते हैं तो या तो ये फैट के सूरत में आपके बॉडी में स्टोर हो जाएंगे और आप मोटे होने शुरू हो जाएंगे, यानी ओबेसिटी इसको कहा जाता है। या फिर आपकी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होती है उसको इंक्रीज करने का बायस होते हैं अगर आप इसको एक्सेस में लेंगे, यानी मिकदार से ज़्यादा। नंबर 4 है, प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। तो प्रोटीन्स जो है वो यानी अमाइनो एसिड से बनते हैं। और इसी तरह से एंजाइम्स व्हिच कंट्रोल केमिकल रिएक्शंस इनसाइड ह्यूमन बॉडी आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोटीन्स। तो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट से एक तरह से डेवलप होते हैं, यानी जो मुख्तलिफ किस्म की शुगर्स होती हैं। और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन्स को बनाते हैं और प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम्स को बनाते हैं जो हमारे पूरे बॉडी को रेगुलेट करते हैं या जो एक मेटाबॉलिक सिस्टम है उससे फंक्शन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। प्रोटीन्स, एंजाइम्स जो प्रोटीन से बनते हैं। तो डैश आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ह्यूमन बॉडी। तो ये प्रोटीन्स हैं, यानी आमतौर पे जो फ्लैश यानी जो मांस होता है हमारे जिस्म में, जिसको हम सादा अल्फाज में गोश्त कहते हैं। और इसी तरह से बोन्स जो हैं उनमें प्रोटीन का बड़ा अहम रोल होता है। तो यानी बॉडी ग्रोथ जो है या ह्यूमन ग्रोथ जो है उसमें प्रोटीन का बड़ा अहम रोल होता है, इसलिए इन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। नंबर 7 है, कार्बोहाइड्रेट्स और बायोमॉलिक्यूल्स कुछ कंसिस्ट। तो बुनियादी तौर पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बनते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, यानी ये तीनों चीज़ें मिला के कार्बोहाइड्रेट्स बनाती हैं। मिसाल के तौर पे शुगर जो है या जो स्टार्च प्लांट्स में हमें मिलती है, तो वो आप देखेंगे उसका ग्लूकोज का फार्मूला तो C6 यानी कार्बन के 6 एटम और हाइड्रोजन के उसमें जो है वो 12 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 एटम्स। जिस फार्मूले को C6H12O6 के नाम से हम यानी जानते हैं, तो वो ग्लूकोज का फार्मूला होता है। तो इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बुनियादी तौर पे यानी जो शुगर्स हैं हर तरह की, तो वो चाहे सेचुरेटेड हैं अनसेचुरेटेड हैं, वो इनसे बनती हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। नंबर 8 है, ग्लूकोज, फ्रूक्टोज, सुक्रोज एंड लेक्टोज। तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये शुगर्स ही हैं, टाइप ऑफ शुगर्स होता है। ग्लूकोज, फ्रूक्टोज मिसाल के तौर पे आपको फ्रूट से मिलेगा, या लेक्टोज जो है वो आपको मिसाल के तौर पे दूध से यानी मिल्क से मिलता है। तो ये सारे जो है हम कार्बोहाइड्रेट्स के तौर पे जानते हैं। नंबर 9 है, डैश सर्व इज क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी।
कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं। ये सारी शुगर्स ही हैं। नॉर्मल रूटीन में आप देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट जब हॉस्पिटलाइज होता है किसी इमरजेंसी के सूरत में, तो सबसे पहले उसे जो है वो ड्रिप दी जाती है। तो ड्रिप में जो चीज़ होती है वो बेसिकली ग्लूकोज ही होता है, यानी वो एक क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो दी जाती है पेशेंट को, ताकि जो एनर्जी लेवल है उसके बॉडी की वो मेंटेन रहे। और इसी तरह से उसका जो यानी नॉर्मल ये होता है कि जो उसकी यानी शुगर लेवल है वो ना गिरे, या उसका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहे। तो नंबर 10 है स्टार्च, विच इज अ पोलिमरिक कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड बाय। स्टार्च ये टाइप ऑफ शुगर है या कार्बोहाइड्रेट सिंपली, तो ये ग्रीन प्लांट्स में बनती हैं। ग्रीन प्लांट्स में यानी सब्जियां, फल, मेवे, अनाज, ये सारा इसमें आ जाता है। 11 नंबर है विटामिन सच एज ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। यानी ये चर्बी में पिघलते हैं या उसमें एक तरह से मेल्ट होते हैं, या ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होते। इसलिए कहा जाता है कि सेब अगर आपने खाना है तो वो सुबह के टाइम पे खा लिया करें, क्योंकि उसमें विटामिन ए होती है और उसको डाइजेस्ट होने में कम से कम 6 से 8 घंटे लगते हैं। नंबर 12 है विटामिन सच एज बी एंड सी आर। तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम नारंगी खा रहे होते हैं, ऑरेंज, तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी हमारे बॉडी में। विद इन हाफ एन आवर जो है, इस दौरानिए में या 1 घंटे तक मैक्सिमम वो डाइजेस्ट हो जाती है। नंबर 13 जो है सब्सटेंस यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू सर्वाइव, रिप्रोड्यूस एंड ग्रो इस टर्म डेज। तो ये न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट या डाइट या सदा अल्फाज में जो गिज़ा हम खा रहे होते हैं, खाना जो हम खाते हैं मुख्तलिफ सूरतों में, तो वो यानी एक ऐसी चीज़ है जो इंसानों के सर्वाइव करने के लिए रिप्रोड्यूस, यानी फिर जो प्रेगनेंसी और फिर फर्टिलाइजेशन और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि जी बर्थ होती है चाइल्ड की, इसी तरह से फिर उसकी ग्रोथ आफ्टर बर्थ, और फिर उसके बाद उसका सर्वाइवल कि वो जिंदा रहता है, एनवायरनमेंट को फेस करता है, तो इसके लिए उसे गिज़ा चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मूव करने के लिए, चलने फिरने के लिए, ग्रो करने के लिए, या इवन प्रोडक्शन के लिए हमें गिज़ा चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो यानी न्यूट्रिएंट एक सब्सटेंस यानी एक चीज़ है जो इंसान लेते हैं सर्वाइव, रिप्रोड्यूस और ग्रो करने के लिए, और ये हम लाजमी तौर पे रोज़ाना दिन में कम से कम 3 मरतबा ले रहे होते हैं। 14 है डैश एक्ट एज को एंजाइम्स एंड को फैक्टर्स इन बॉडी। तो ये विटामिन्स हैं, विटामिन्स भी बड़ा अहम रोल करते हैं। जिस तरह एंजाइम्स जो हैं वो हमारे पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को जो है फंक्शन करते हैं या उसे रन करने में हेल्प करते हैं, तो विटामिन्स भी ऐसा ही काम कर रहे होते हैं, रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को। नंबर 15 है मिनरल्स एंड विटामिन्स आर कंसिडर्ड एज। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स जो है वो यानी ग़िज़ा 2 तरह की होती है, एक जो है वो माइक्रो यानी वो आपको कम मिकदार में चाहिए होती है, और दूसरा जो है वो मैक्रो जो आपको ज़्यादा मिकदार में चाहिए होती है। तो मिनरल्स एंड विटामिन्स जो हैं ये आपको रेगुलरली चाहिए होते हैं लेकिन कम मिकदार में, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स जो है वो आपको ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स आर कंसीडर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। 16 जो है। 17 कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम और ये सारे मिनरल्स हैं। इसके अलावा भी और मिनरल्स हैं जो हम ले रहे होते हैं, वो हमें थोड़ी मिकदार में चाहिए लेकिन वो हमें बहरहाल चाहिए होते हैं, जिसमें जिंक है और इसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम, ये जो है ये सारे मिनरल्स कहलाते हैं। नंबर 18 है although water and fiber are nutrients but they do not provide energy, यानी ये हमें तवानाई नहीं देते। पानी जो है और फाइबर जो है वो हमें तवानाई नहीं दे रहे होते। ये बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम को यानी एक तरह से उसको रेगुलराइज करने में हेल्प करते हैं। तो पानी तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, यानी पानी जब हम ले रहे होते हैं तो जो ऑक्सीजन हमारे जिस्म में जारी होती है वो हमारे सेल्स में जब आएगी तो सेल उसमें जो है वो एक्टिवेट होना शुरू होगा, यानी वो काम करना शुरू करेगा। तो जब सेल काम करता है तो इसका मतलब है कि पूरी बॉडी जो है या जो आपके बॉडी का जो पूरा एक मेटाबॉलिक सिस्टम है वो एक तरह से फंक्शन कर रहा होता है। नंबर 19 है डैश इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये ब्रेन है, इंसानी दिमाग सबसे ज्यादा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स ले रहा होता है, यानी जो शुगर्स की हम बात करते हैं।
और ये 20% जो है वो ब्रेन लेता है, यानी ग्लूकोज या जिसे आप शुगर कहें या कार्बोहाइड्रेट कहें। और इसीलिए आप देखते हैं गर्मी में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बेहोश होना शुरू होते हैं हम। तो इसका यानी बुनियादी मकसद ये है कि हमारे ब्रेन को जो है वो ऑक्सीजन नहीं जा रही होती, या जो कार्बोहाइड्रेट्स की जो लेवल जो चाहिए होती है, ज़्यादा एनर्जी वो प्रॉपर नहीं जा रही होती, जिसकी वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता बेहोश होना शुरू होते हैं। या जैसे ही इंसान की शुगर लेवल लो होती है तो वो बेहोश होना शुरू हो जाता है। नंबर 20 है ब्रेन यूजेस 10% ऑफ टोटल बॉडी ग्लूकोज कंजम्पशन। तो 20% इस्तेमाल करता है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। 21 a type of glucose यानी फैट which we get from animals is glycogen। स्टार्च जो है वो प्लांट से मिलती है, ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल से मिलती है, जानवरों के गोश्त से मिलती है हमें। या आप समटाइम्स बटर यूज करते हैं या आप मिल्क यूज कर रहे हैं तो वो ग्लाइकोजन आपको मिल रही होती है। 22 है इन एनिमल्स ग्लाइकोजन इज मेड एंड स्टोर्ड इन। तो ये बनती लिवर में है और ये स्टोर होती है स्केलेटल मसल्स जो होते हैं, जो हड्डियों वाला जो हमारा ढांचा होता है उसमें जो मसल्स होते हैं उनमें ये ग्लाइकोजन स्टोर होती है। और वो एक तरह से मसल्स पे जो है वो एक लेयर बन जाता है, यानी ग्लाइकोजन का, चर्बी का चिकनाहट आप एक तरह से देख रहे होते हैं, वो फ्लेक्सिबल भी होता है। 23 है व्हिच टाइप ऑफ फैट यानी यूट्रस यूजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यूट्रस जो है वो एक खास किस्म का पर्दा होता है जिसमें बच्चा जो है वो माँ के जब पेट के अंदर होता है तो वो उस यूट्रस में होता है, पर्दे के अंदर। तो वो यूट्रस जो है वो एक खास किस्म की फेट इस्तेमाल करता है और उस फेट को भी ग्लाइकोजन ही कहा जाता है। तो यूट्रस यूजेस ग्लाइकोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू नरिश एम्ब्रियो, क्योंकि उसमें एम्ब्रियो होता है। यानी एम्ब्रियो से मुराद ये है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जायगोट बन जाता है, एग और स्पर्म के बाद फर्टिलाइजेशन हो गई, जायगोट बन गया, तो जायगोट जब डेवलप होगा तो वो एम्ब्रियो में होगा। एम्ब्रियो से आगे फिर इंसानी शक्ल जो है वो बनना शुरू हो जाती है, यानी गोश्त और फिर उसमें हड्डियाँ, फिर हड्डियों के ऊपर गोश्त, और फिर ये मुख्तलिफ आर्गन्स बनना शुरू होते हैं। तो बहरहाल यूट्रस जो है वो ग्लाइकोजन यूज करता है और उसे ग्लाइकोजन की जरूरत जो है वो इसलिए पड़ती है क्योंकि वो जो एम्ब्रियो है उसको नोरिश करे, यानी वो बढ़े। 25 प्रॉपर सप्लीमेंट्स ऑफ आयोडीन प्रिवेंट्स। तो गिटर एक खास किस्म की बीमारी होती है, यानी आप देखते हैं कि सूजन हो जाती है, खास तौर पे जो गालों के नीचे वाला जो हिस्सा है हमारा, यानी जो विंड पाइप है और जो फूड पाइप है, तो यहाँ पे सूजन हो जाती है। और तो इस खास किस्म की बीमारी को गिटर कहते हैं। और ये आयोडीन, तो इसीलिए आप अगर आयोडीन नमक ले रहे होते हैं तो इसमें जो आयोडीन की डेफिशिएंसी है वो आपकी कम हो जाती है और आप इस किस्म की बीमारियों से बचते हैं। 26 है डैश इज वाइटल फॉर मस्कुलर सर्कुलेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये कैल्शियम है जो हमारे मसल्स को और जो ब्लड सर्कुलेशन है या जो हमारी डाइजेशन है इसको वो तकवीत देता है या उसको जो है वो फंक्शन करने में हेल्प कर रहा होता है। 27 है एक्सेसिव इनटेक ऑफ सोडियम कैन डेप्लीट। तो अगर आप सोडियम जो है वो आप ज़्यादा लेंगे जो है तो उसमें जो आपका यानी जो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है उसकी जो लेवल होती है उसको वो कम कर देता है। तो या उसको आप रिप्लेस कर रहे होते हैं, तो आप सोडियम लें लेकिन उसको आप एक जो प्रॉपर मिकदार है उसमें लें। अगर आप ज़्यादा लेंगे यानी डायरेक्टली हम जब टेबल साल्ट ले रहे होते हैं यानी नमक जो है वो ज़्यादा खा रहे होते हैं तो उसकी वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है उसकी हमारे बॉडी में जो यानी जो रिक्वायरमेंट उसकी होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो क्या होगा, आपकी सर्कुलेशन यानी ब्लड प्रेशर आपका इशू हो जाएगा, हार्ट डिजीज हो सकती हैं, और इवन जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका इम्प्रॉपर या प्रॉपर फंक्शन करना छोड़ देगा। 28 है एक्सेप्ट डैश ऑल विटामिन्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। यानी विटामिन डी के अलावा बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एसेंशियल हैं। एसेंशियल इन द सेंस कि जो विटामिन डी है वो आपकी स्किन बना रही होती है सूरज की रोशनी के हिसाब से, यहाँ पे हम एसेंशियल इसको इसलिए कह रहे हैं। तो बाकी आप जो विटामिन हैं वो आप बाहर से ले रहे होते हैं, आपका जिस्म नहीं बना रहा होता सिवाय विटामिन डी के। 29 है ओबेसिटी एंड अंडर न्यूट्रिशन आर टर्म्ड एज। तो ओबेसिटी यानी मोटापन, यानी आप अगर मोटे हैं या आप बिल्कुल पतले हैं यानी नॉर्मल आप साइज में या शेप में नहीं है तो इस अमल को मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है।
यानी मेल न्यूट्रिशन सिर्फ ये नहीं है कि एक इंसान आपको पतला या कंगला नजर आ रहा है, अगर बहुत ज्यादा खाता है तो भी वो मेल न्यूट्रिशन कहलाती है। 30 डैश इज अ माइक्रो बायोमोलिक्यूल दैट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो ये लिपिड है, और लिपिड कोलेस्ट्रॉल से आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स लिपिड प्रोफाइल की टेस्ट कर रहे होते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल देखते हैं, एलडीएल और एचडीएल। तो ये माइक्रो यानी बायोमोलिक्यूल है जो सॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, इसे हम लिपिड कहते हैं। 31 है डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी की जो कमी की वजह से जो बीमारी होती है, स्कर्वी होती है। स्कर्वी एक खास किस्म की बीमारी है, और आम तौर पे इस बीमारी में हम देखते हैं कि थकावट जो है बहुत ज़्यादा होती है, या जो मसूड़े होते हैं उनमें से खून आ रहा होता है, और ये विटामिन सी की कमी की वजह से जो है वो हो रही होती है। बेरी बेरी इज अ डिजीज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 1। और इसी तरह से डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, रैकेट्स। उसमें आमतौर पे आप देखते हैं कि बच्चे जो हैं उनका जो यानी एक स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, हड्डियों वाला ढांचा, वो प्रॉपर नहीं बन रहा होता। कोलेस्ट्रॉल इज एक्चुअली टाइप ऑफ लिपिड, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। तो कोलेस्ट्रॉल इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय डैश बैक इनटू ब्लड स्ट्रीम, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वैसे कोलेस्ट्रॉल बनता भी जो है वो लिवर में, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने के थ्रू भी आ रहा होता है। तो फिर वहाँ से वो खून में जो है वो मिक्स हो जाता है, और जिसकी वजह से अगर वो उसकी मिकदार ज़्यादा हो तो वो फिर हमारे लिए नुकसानदेह होता है। यानी जो रगें हैं, नसें हैं, जहाँ से खून दौड़ रहा होता है, वो उनको ब्लॉक कर लेता है, और इसी तरह से हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, और इसी अमल को ये हम हार्ट अटैक कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में रीअब्सॉर्ब होगा। 36 है लो डेंसिटी यानी लिपोप्रोटीन, जिसको एलडीएल कहा जाता है, एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आर टू मेन टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये टेस्ट होती है आमतौर पे मेडिकल साइंस में। ये आप देख रहे हैं, अगर इतनी लेवल जो है कोलेस्ट्रॉल की हो तो ये नॉर्मल कहलाती है, ये लो है, और ये जो है ये हाई है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से जो है वो हार्ट की बीमारियां जो है वो एक तरह से डेवलप होना शुरू होती हैं, और हार्ट अटैक भी इसी वजह से होता है। 37 है मीट, एग्स, लिवर, बटर एंड मिल्क इंक्लूड। तो इनमें सब में जो है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए हमें ये लेने चाहिए, लेकिन इनकी एक खास मकदार आप लें। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो इसका मतलब है कि आप इनडायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, जो आपको काफ़ी डैमेज करेगा, बिलखुसूस आपकी हेल्थ के हिसाब से। 38 है मैन कांट सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मोर देन 3 days कहा जाता है, यानी 72 आवर्स। उससे ज़्यादा अगर आम तौर पे नॉर्मल या साइंटिफिकली प्रूवन है कि इंसान जिंदा नहीं रहता, स्पेशल सिचुएशन को छोड़ के। 39 मैन कांट सर्वाइव विदाउट फूड फॉर मोर देन 21 days। 21 दिन तक आमतौर पे कहा जाता है कि इंसान सर्वाइव कर सकता है खाने के बगैर, यानी उसके जिस्म में इतनी चर्बी होती है कि वो उसको अल्टरनेट जो एनर्जी है वो सप्लीमेंट में प्रोड्यूस करे, लेकिन अगेन उससे अगर बढ़ जाएगा तो फिर इंसान की डेथ हो जाएगी। और ये भी नॉर्मल यानी ह्यूमन बीइंग की हम बात करते हैं, स्पेशल केसेस में नहीं, उससे पहले भी हो सकती है, इवन उसके बाद भी हो सकती है। तो बहरहाल ये साइंटिफिकली जो ये यानी डेटा है वो 21 days का आ जाता है। तो नंबर 40, हाउ मेनी वाइटामिन आर देयर। तो वाइटामिन की तादाद टोटल 13 है। 41 है वाइटामिन आर डैश दैट वी नीड इन स्मॉल अमाउंट। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हमारे ऑर्गेनिज्म जो एक बॉडी है इसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ह्यूमन बीइंग को आप ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग को आप एक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। थोड़े मिकदार में चाहिए, लेकिन आपको ये चाहिए, रेगुलर बेसिस पे चाहिए। तो विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर आई हेल्थ। तो ये विटामिन ए है जो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। 43 है केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1। तो विटामिन B1 जो है उसे थियामिन भी कहा जाता है। इसी तरह से विटामिन B2 इज आल्सो कॉल्ड एज रिबोफ्लेविन। ये सारे विटामिन बी के यानी कैटेगरीज हैं। 45 है फॉर द ग्रोथ एंड प्रॉपर वर्क ऑफ सेल्स वी नीड विटामिन B3, जिसे न्यासिन भी कहा जाता है। और 46 जो है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, जो आमतौर पे बन रहे होते हैं। आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो हमने पहले पढ़ा था कि बोन मेरो में बनते हैं, और इसी तरह से वाइट ब्लड सेल्स भी वहाँ पे बनते हैं।
तो बहरहाल उनके लिए हमें विटामिन B6 जो है वो चाहिए, जिसे पैराडॉक्सिन भी कहा जाता है। 47 which vitamin is essential for the skin, hair and nails growth? तो ये बायोटिन है, जिसे विटामिन B7 कहा जाता है आमतौर पे। 48 है कि विटामिन B9 which is a chemically called folic acid or folinic acid is essential, यानी इसका केमिकल नाम जो है वो फोलिक एसिड है। तो ये बड़ा ज़रूरी है हमारे डीएनए और आरएनए के लिए। ये डीएनए और जो आरएनए बन रहे होते हैं, आपको पता है हमारे क्रोमोसोम्स में, तो ये उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है विटामिन B9। 49 है which vitamin are require for our healthy nervous system? तो उसके लिए विटामिन B12 है, जो हमारे नर्वस सिस्टम, जो न्यूरॉन्स हैं या जो हमारे जिस्म में पूरी यानी जो नसें हैं, रगें हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो आज का 50 और जो लास्ट एमसीक्यू है वो है कि शॉर्ट हाइट, थिन बॉडी, swollen legs एंड एब्डोमेन एंड यानी पुअर एनर्जी लेवल, यानी हाइट जो है वो इम्प्रॉपर है, बहुत पतला है, टांगें जो है वो उसमें सूजन है, और इसी तरह से पेट फूला हुआ है उसमें सूजन है, या एनर्जी लेवल काफ़ी जो है वो लो है। तो ये सिम्टम्स हैं मेल न्यूट्रिशन के, और मेल न्यूट्रिशन से को हम अंडर न्यूट्रिशन भी कहते हैं, ग़िज़ा की कमी जो है वो एक तरह से। तो इसी तरह से ये चार्ट है कि इंसान को जो ग़िज़ा है वो रोज़ाना की बुनियाद पे कितनी मिकदार में क्या लेना चाहिए। तो आपको 70% रोज़ाना की बुनियाद पे कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए, और इसी तरह से आप फैट और प्रोटीन जो है वो 20% आपको लेनी चाहिए। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो आप जो है वो 10% लें, उससे ज़्यादा ना लें, जिसमें कुकीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, स्वीट्स हैं या केक्स वगैरह हैं, ज़्यादातर जो या जिसमें कोई क्रीम वगैरह है। तो कोशिश करें कि आप कार्बोहाइड्रेट्स लें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से आपको जो है यानी जो चीज़ें आप ले रहे होते हैं, फल और सब्जियां, और इसी तरह से अनाज और ग्रेन वगैरह जो है, या जो ड्राई फ्रूट या नट्स वगैरह जो ले रहे होते हैं, तो उसमें आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं। उसमें आपको मिनरल्स मिल रहे होते हैं, उसमें आपको विटामिन्स मिल रहे होते हैं, और उसमें आपको एक ख़ास मिकदार में जो है वो सैचुरेटेड जो है वो यानी फैट मिल रही होती है, फैटी एसिड, जो आपको उतना ज़्यादा डैमेज नहीं करती, ना ही बिलखुसूस आपका जो वज़न है वो बढ़ा रही होती है। तो ये एक चार्ट है बैलेंस डाइट का। अगर इसको हम रेगुलरली इस्तेमाल करें तो हम जो है वो एक हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने 50 एमसीक्यूज जो है ह्यूमन न्यूट्रिशन के ऊपर देखा। तो आई होप कि आपकी इन्फॉर्मेशन में ये सेशन जो है वो काफ़ी हेल्प करेगा, और काफ़ी चीज़ें अब आपको अच्छी तरह से जो है वो समझ भी आ गई होंगी। तो यहाँ पे ही हमारा सेशन अब एंड होता है। आपसे किसी दूसरे सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट्स के ज़रिए आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको अगर कोई कंसर्न इंक्वायरीज हैं तो हम आपको रिप्लाई देंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।